जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ। इससे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सेकंड लेक्चर हम लोगों ने किया जिसमें हमने ये देखा कि फैराडे लॉ क्या है, जिसमें दो लॉ था। हमने बताया कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे सेकंड लॉ क्या है, और फिर उसी लेक्चर में हमने एक चीज़ का और डिस्कशन किया था जो था लेंज लॉ। और लेंज लॉ में हमने ये सीखा कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है और ये बताता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेना है वो ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो क्या है, जो कि लेंज लॉ से हमें ये पता चला कि वो अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है। फिर उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये चेक करते हैं कि फैराडे लॉ का नतीजा क्या है, फैराडे लॉ का ये इक्वेशन आता कैसे है, हम हाउ टू प्रूव इट, किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन को हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकल कर आया है और उसी कंक्लूजन और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाकर हम डिडक्शन ऑफ फैराडे लॉ को यहाँ मतलब प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक रॉड है और ये एक रॉड कुछ इस तरीके से, सपोज कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से एक रॉड है और एक रॉड कुछ इस तरीके से है और ये दोनों मेटालिक रॉड हैं। ये दोनों कैसे हैं? मेटालिक रॉड हैं। ये मेटालिक रॉड मैं बना देता हूँ। ये सपोज कर लेते हैं दो मेटालिक रॉड हैं, ठीक। और इन दो मेटालिक रॉड को हमने क्या किया कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है। बहुत सारे बुक इसको मेटालिक ट्रैक बोलते हैं या मेटालिक रेल बोलते हैं। तो मेटालिक रेल है या मेटालिक कह सकते हैं कि रॉड है, तो आप वो सेंस से लगा सकते हैं कि चाहे वो रेल बोले या मेटालिक रॉड बोले सेम चीज़ है। और हम इन दोनों मेटालिक रॉड को इधर से कोई कनेक्शन नहीं देते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं एकदम से ये। बट एक चीज़ यहाँ पर होना चाहिए कि हम ये सपोज करके चलते हैं कि ये जो मेटालिक दोनों रेल हैं ये एक स्क्रीन से निकलते हुए आपके मोबाइल फ़ोन या मैं कह सकता हूँ कि हमारी डिवाइस से बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे स्क्रीन से निकलता अंदर इनसाइड जाता हुआ एक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरीके से, और कैसा है? ये इनवर्ड है। ये कैसा है? ये इनवर्ड। और इनवर्ड का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन या आपका पेपर पेन, आप कॉपी लेकर बैठे होंगे, बना रहे होंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया कि एक और दूसरा हमने क्या कर दिया? कंडक्टर रख दिया और उस कंडक्टर को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, दिस कंडक्टर इज पी एंड क्यू, दिस कंडक्टर इज पी एंड क्यू। हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया इधर से एक करंट फ्लो होएगा और सपोज कर लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ दिस करंट इज आई नॉट। और इस आई नॉट करंट को हम ऐसा करंट बोल रहे हैं जो कि ये बता रहा है कि स्टेडी करंट है। अब स्टेडी करंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक कांस्टेंट करंट हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर से फ्लो हो रहा है, ये स्टेडी करंट है आई नॉट, जो इस ईएमएफ की बैटरी से या सेल से इधर फ्लो हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर अगर है और ये कंडक्टर जो पी और क्यू है इससे बेल्डेड नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं है, पी और क्यू को अगर बहुत जेंटली हम इस वायर के ऊपर यानी कि एम और एन वायर के ऊपर या एम डैश और एन डैश वायर के ऊपर हम स्मूथली अगर स्लाइड करते हैं तो अपनी पोजीशन को ये पी और क्यू चेंज कर सकता है। कभी ये इसकी पोजीशन ये हो सकती है जिसको हम पी डैश और क्यू डैश कह रहे हैं, तो कभी इसकी पोजीशन पी क्यू हो सकती है। यानी कि अगर ये मूवमेंट करवा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि डी एक्स मूवमेंट हम करवा रहे हैं,
तो एक चीज़ आपको हम ये बता दें कि जब भी पी और क्यू इस वायर के ऊपर एम एन या एम एन और एम डैश एन डैश के ऊपर ये पी क्यू वायर स्लाइड करेगा या सरकेगा, तो ये याद रखना है कि विदाउट फ्रिक्शन, यहाँ पर मैंने बिल्कुल आइडियल केस लिया है, विदाउट फ्रिक्शन, विथ आउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, ये भी बात हमें याद रखना है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को बोला कि इनवर्ट जा रही है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्ट ये करंट के बीच में अगर एंगल की बात करें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। अब अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ और इस कंडक्टर पर इस करंट के फ्लो होने की वजह से इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे F इज इक्वल टू आई नॉट बी एल और साइन 90 मिलने वाला है, और साइन 90 की वैल्यू हमको मिलेगा कितना, हमको मिलेगा 1। तो हम F इज इक्वल टू आई नॉट बी एल कैलकुलेट कर लिए, यानी कि फोर्स की वैल्यू। और राइट हैंड रूल आप जब लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो आई नॉट बी एल होगा। एल क्या है, इस कंडक्टर की दो, इस मतलब एक रेल एम एन से दूसरे रेल एम डैश एन डैश की बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एल, इस कंडक्टर का, दोनों रेल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई नॉट क्या है, इसमें फ्लो होने वाला करंट है, और बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस कंडक्टर पर फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर धीरे धीरे स्लाइटली सरकता हुआ पी क्यू से पी डैश क्यू डैश की पोजीशन में आएगा, तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम ये देखेंगे जब ये वायर ऐसे स्लाइड करता रहेगा, मैं स्लाइड करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू। देखो ये ऐसे ये स्लाइड करेगा, तो आप देख रहे हो कि इस एरिया से एसोसिएटेड है, ये एरिया है, ये एरिया से एसोसिएटेड कुछ फ्लक्स चेंज होंगे, और इस कंडीशन में आ जाएगा तो क्या देखेंगे, फ्लक्स चेंज होएगा। तो कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज होने की वजह से, कंटिन्यूसली फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा हमको कि इस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा ड्यू टू द मोशन ऑफ पी एंड क्यू कंडक्टर। तो पी क्यू कंडक्टर इस एम डैश एन डैश के ऊपर जब स्लाइड करेगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और जिसका डायरेक्शन इस ईएमएफ और इस करंट के कैसा होगा, अपोजिट होगा, ऐसे अपोजिट होगा जो ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड होएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि इस सेल से निकलने वाली कुल एनर्जी, तो इस सेल से निकलने वाली कुल एनर्जी और सेल का ईएमएफ ई है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखो ये जो यहाँ से टोटल एनर्जी निकल रही है बैटरी से, ये दो पार्ट में इन्वेस्ट होगा। एक तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ लॉस कराएगा, इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये एनर्जी रेजिस्टेंस में कुछ लॉस होगा, यानी कि एनर्जी स्पेंट इनटू द फॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, जो बची हुई पार्ट ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी इस वायर को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर धक्का देकर इसको डिस्प्लेसमेंट करने में इन्वेस्ट होगा। इट मीन्स द एनर्जी ऑफ द बैटरी स्पेंट इनटू द टू फॉर्म, वन ऑफ देम इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट द मोमेंट ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में यहाँ पर खर्च होगा, यानी कि दिस एनर्जी इज स्पेंट इनटू द टू फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एनर्जी स्पेंट इनटू द एनर्जी स्पेंट ड्यू टू रेजिस्टेंस, ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में कुछ एनर्जी स्पेंट हुआ, और दूसरा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू मूवमेंट
मोमेंट ऑफ कंडक्टर पी क्यू कंडक्टर के मोमेंट की वजह से दो फॉर्म में एनर्जी स्पेंड होएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से एनर्जी टोटल निकालें तो हम एनर्जी टोटल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल, तो उसकी जगह पर हम इस बैटरी का ईएमएफ रखेंगे और इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ से फार्मूला हो जाएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू पोटेंशियल और अपान में होता है क्यू, क्या होता है क्यू नहीं, पोटेंशियल इज इक्वल टू, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है फार्मूला, ये डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है और बैटरी से टोटल एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो ईएमएफ के फॉर्म में है और इसे डब्ल्यू ही रहने दो और क्यू यहाँ कर लो। इसको आप देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, ई इंटू क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यू के लिए अगर आप फॉर्मूला रखोगे तो क्या रखोगे, ई इंटू आई, और बहुत इंस्टेंट टाइम में ये सब काम हो रहा है तो ई इंटू आई और डी टी, और करंट जो रिलीज हो रहा है वो कौन सा रिलीज हो रहा है, आई नॉट हो रहा है। तो एनर्जी स्पेंट बाई द बैटरी कितना हो गया, W इज इक्वल टू ई आई नॉट डी टी, इतनी एनर्जी स्पेंड हो गई बैटरी के थ्रू। अब हम इस पर काम करते हैं, रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी को लॉस करेगा, तो रेजिस्टेंस बैटरी से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर आप लॉस करना चाहते हैं तो वो लॉस कितना हो जाएगा, तो ये एनर्जी स्पेंट बाई द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो जो एनर्जी मिल रही है वो पार्टली एनर्जी है, वो टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्म में इन्वेस्ट होगा तो V और I और T हो जाएगा। और ये अगर मैं कहूँ तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं तो dt हो जाएगा। और जो V की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में इन्वेस्ट हो रही है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, I इंटू आर इंटू आई इंटू डी टी, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो जाएगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म का एक्चुअल एनर्जी लिखूं तो डब्ल्यू आर इज इक्वल टू आई नॉट, करंट निकल रहा है तो आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बैटरी से तो आई नॉट करंट निकल रहा है ना, ये आई नॉट करंट निकल रहा है ना, तो आई नॉट हो गया और रेजिस्टेंस आर, और ये कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी निकल गई। अब इस पर आ जाते हैं, हम काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एनर्जी स्पेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। अब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर में जब एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसा फोर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। देखो इस कंडक्टर को डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इस डायरेक्शन में डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू रख दो आप। तो डब्लू अच्छा ये मैकेनिकल वर्क है, ये भी याद रखना कि एनर्जी स्पेंड ड्यू टू द मूवमेंट, तो मूवमेंट अगर हो रहा है कंडक्टर के अंदर पी क्यू से पी डैश क्यू डैश में पहुंच रहा है तो ये मैकेनिकल वर्क डन है। क्या है, मैकेनिकल वर्क डन है। तो एम फॉर मैकेनिकल वर्क डन, और इसकी वैल्यू आई नॉट बी और एल इंटू डी एक्स हो गया। कितना हो गया, डी एक्स हो गया, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं आई नॉट और बी और देखो एल इंटू डी एक्स, ये देखो ये L इंटू डी एक्स, देखो L इस कंडक्टर दोनों रेल जो हैं बी एम और एन, एम डैश एन डैश, ये दोनों रेल जो हैं इनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ है L, और इनका ये डी एक्स चेंज है। तो दिस इज द चेंज इन एरिया है, ये क्या है, चेंज इन एरिया है। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि क्या है, ये चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया है। तो अब हम इस फॉर्मूले, इसकी जगह पर देखो, इसकी जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, ई आई नॉट डी टी लिखने वाले हैं, और एनर्जी स्पेंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस की जगह पर आई नॉट स्क्वायर आर टी डी टी लिखने वाले हैं, और इस एनर्जी स्पेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर पी क्यू, इसकी जगह पर आई नॉट बी और एल इंटू डी एक्स लिखने वाले हैं। डी टी से हम डी टी और आई नॉट से डिवाइड करते हैं, डी टी और आई नॉट से डिवाइड करते हैं, तो ई आई नॉट और डी टी, तो ये हमें मिल गया आई नॉट डी टी,
और आई नॉट स्क्वायर आर डी टी, हम डिवाइड कर रहे हैं आई नॉट डी टी से दोनों साइड को, आई नॉट बी और एल इंटू डी एक्स और अपॉन में आई नॉट डी टी, ये डिवाइड कर रहे हैं। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, आई नॉट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, आई नॉट आर डी टी, ये मिलेगा हमको। और डी टी से डी टी तो कैंसिल ही हो गया, प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर मिलेगा बी और ये मिलेगा हमको एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमको मिलेगा, ये मिलेगा हमको। ठीक है, तो एक चीज़ और हम कर लेते हैं, आई नॉट इंटू आर प्लस बी और डी एक्स इंटू एल, एक्स इंटू एल, या हम ऐसे कर लें, देखो डी एक्स इंटू एल और अपॉन डी टी। दिस इज द चेंज इन एरिया, हम कह ही रहे हैं इसको। तो आई नॉट आर प्लस बी और ये हो जाएगा डी और यहाँ पर थोड़ा सा देखो इसको ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी टी, और अब हम कर सकते हैं बी इंटू ए, ऐसे लिख दें इसको। देखो ये एरिया हो गया और बी को अंदर ले गए, अब अगर मैं फाई इज इक्वल टू आपको दिखाऊं तो ये होता है बी ए कॉस, क्या होता है बी ए कॉस और थीटा होता है। ठीक है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो हम हटा इसको एक स्पेशल केस में लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू फ्लक्स के लिए अगर लिखें तो बी इंटू ए हो गया, बी इंटू क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो बी ए हो गया फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फाई लिख सकते हैं, प्लस डी फाई अपॉन डी टी हो गया, डी फाई अपॉन डी टी हो गया और इज इक्वल टू ई हो गया। इसको थोड़ा सा और हम करेक्ट करने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। करेक्ट कैसे करना है हमको ये देखना है। तो यहाँ से हम इसको आई नॉट आर कर लेते हैं और इस स्टेप को इसके साथ लिखते हैं, तो ई माइनस क्या हो जाने वाला है, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। और फिर यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यही हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी और इनटू, देखो यहाँ से ऐसे ही ये आर ही रहने दो, इसको आर ही रहने दो। अब देखो ध्यान से देखना कि जो हमारा नेट ईएमएफ था उस ईएमएफ से थोड़ा सा कम आ रहा है। देखो अगर हम कहें कि बैटरी ने पूरी एनर्जी कितनी लगाई, तो बैटरी ने ई एनर्जी लगाई, लेकिन सर्किट में इतना हमको मिलना चाहिए था, इतना हमको क्या मिलना चाहिए था, हमें पोटेंशियल मिलना चाहिए था जो ई के बराबर होना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा है, ई में से थोड़ा सा घट कर, ई में से क्या हो रहा है, थोड़ा सा घट कर मिल रहा है। यानी कि हमें ये पता चल पा रहा है कि ई का अपोज जो करने वाला ईएमएफ है वो ईएमएफ कितना है, वो डी फाई बाई डी टी है, यही तो है, इतना ही तो अपोज कर रहा है भाई। अगर हमें सर्किट में टोटल इस बैटरी के बराबर वर्क डन मिलना चाहिए था तो इसकी वैल्यू इसके बराबर मिलता, लेकिन इतना माइनस होकर मिल रहा है। इट मीन्स है क्या चीज़ कि इस ईएमएफ का अपोज कौन कर रहा है, इतना डी फाई बाई डी टी अपोज कर रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो यही हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दिस वैल्यू इज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो डी अपॉन डी टी और बी इंटू ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वैल्यू माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हो आप, ये पूरी वैल्यू आप लिख सकते हो। और हम इसी को क्या कहते हैं कि दिस इज फैराडे, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यही है ये फैराडे के लॉ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ का ये रिजल्ट है। और माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन यही बता रहा है कि इस ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द मेन ईएमएफ ऑफ द सर्किट, मेन ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो है, मेन ऑफ द ईएमएफ, ऐसे लिखते हैं ईएमएफ ऑफ द सर्किट जो है, जो
मेन ईएमएफ ऑफ द सर्किट है, इसके अपोजिट है, ऐसे लिखते हैं, अपोजिट टू द मेन ईएमएफ ऑफ द सर्किट है। ये माइनस साइन यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये था डिडक्शन ऑफ द फैराडे लॉ, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन को मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि दिस इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल। पूरा का पूरा ये हमको मिलना चाहिए था, जो कि इसके बराबर मिलना चाहिए था। तो क्योंकि हम उस पूरे के सर्किट में ई एम एफ का एक सेल लगाए हैं, लेकिन उससे इतना कम मिल रहा है, इसका मतलब यही इंड्यूस्ड हुआ होगा और उस ई को कम कर दिया होगा। यहीं पर देखो, इसके अक्रॉस टर्मिनल जो है ना, वो आई नॉट और की वैल्यू ई के बराबर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। वो डी फाई बाई डी टी के से थोड़ा सा फैक्टर से कम मिल रहा है। कम मिलने का मतलब ये है कि फैराडे सर ने ये बताया कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो नेट ईएमएफ के अपोजिट होता है। तो नेट ईएमएफ के अपोजिट हुआ है तो इतना अपोजिट हुआ है, इसका मतलब इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो कि इस सर्किट में प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज़ है। तो डिडक्शन ऑफ द फैराडे लॉ आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है वेक्टर फॉर्म ऑफ द फैराडे लॉ।